हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज वी ऑलरेडी नो, हमने क्या है सॉलिड्स को कवर कर लिया है एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद सेकंड सब टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, दैट इज फ्लूइड्स एट रेस्ट। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट हम एक बार सिलेबस को वापस देख लेते हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें कैंसिल हुई थी, बहुत सी चीज़ें नहीं आई थी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग। सो देखिए, हमने क्या है, हमने इलास्टिक बिहेवियर कवर कर लिया है, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कवर कर लिया है, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, एंड ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली है। नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट विद दिस थिंग, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स में जब हम चीज़ें शुरू करने वाले हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें बच रही हैं, जैसे हमें करना है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम करना है, पास्कल्स लॉ करना है, एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर्स हो गए, ये सब चीज़ें हो जाएगी। इसमें आपके साथ इसमें इस चैप्टर में हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अभी जो चैप्टर हम करने वाले हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद फ्लूइड्स एट रेस्ट, हम डील करेंगे सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन के साथ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर along with application of surface tension, that is drop, bubbles and capillary rise, ये सब चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मैं आपको एक चीज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी क्लियर किए थे। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस चैप्टर। ओके, ये चैप्टर आई नो थोड़ा बोरिंग होता है, इस चैप्टर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि चैप्टर बहुत बोरिंग हो जाता है, बट रिमेंबर दिस, इस चैप्टर की थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट किसी भी चैप्टर में, किसी भी सिलेबस में, आपका जो नीट का सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा थ्योरी जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर इस चैप्टर की थ्योरी का बहुत ध्यान से सुने और बहुत अच्छे से करें। दिस इज समथिंग विच आई होप यू विल डू। ओके, तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। आई नो थोड़ा ये थकाने वाला काम होता है, तो ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स को शुरू करते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स को शुरू करने से पहले, यानी कि फ्लूइड्स एट रेस्ट है, ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम दो तीन चीजें जो है आपस में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है जो जो फ्लो कर सके, जो चीज फ्लो कर पा रही है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। और जो फ्लो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई सब्सटेंस फ्लो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी बात को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी जब हम बात करते हैं लिक्विड इन इक्विलिब्रियम की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है, जो नॉर्मली आप पढ़ के बच्चे जाएंगे नहीं, बट मैं स्टिल आपको बता देता हूँ। ये चीज आई होप आपके नोट्स में लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखी होगी। ठीक है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि द लिक्विड एट रेस्ट, ये लिखना पड़ेगा आपको कि द लिक्विड at rest exerts, the liquid at a rest exerts a force normal to the surface of object in contact with it, in contact with it। ठीक है, समझिए बात को। समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जो वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला वर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्स नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे आपने लिक्विड को किसी कंटेनर में डाल दिया, तो जो लिक्विड होगा वो कंटेनर की वॉल्स पे एक फोर्स लगाएगा जो नॉर्मल होगी टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये बेसिक है, ये चीज आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आप मेन चैप्टर पे आ जाते हैं। दैट इज मेन चैप्टर जो आपका है वो है प्रेशर से हम शुरू करेंगे, जिसमें हम पास्कल्स लॉ वगैरह कवर करेंगे। तो पास्कल्स लॉ वगैरह कवर करने से पहले आपको प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे आप क्या कहते हो, प्रेशर कह देते हो। प्रेशर के यूनिट्स वगैरह सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रेशर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो these प्लीज डोंट स्किप दिस थिंग्स। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रेशर। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, ये एक्सर्शन, आपका असर्शन एंड रीजन अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, नंबर वन, पहला आपके लिए यहाँ पे, द लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये लिख लेते हैं, द लिक्विड exerts, rather we should say the liquid at rest, the liquid at rest exerts equal pressure in
all directions at a point inside the liquid. तो यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट इन अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके लिए जो यहाँ पे क्रूशियल है, ठीक है, ये आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा के रखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपको मतलब ये आपको किस तरह से यूज होगा आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, द लिक्विड एट रेस्ट, द लिक्विड एट रेस्ट exerts equal pressure at all points which are in one level inside the liquid, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में, जल्दी में समझ लेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड भर के रखा हुआ है, और लेट जस्ट से आप बात करते हो इस पॉइंट की, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। तो ये पहला पॉइंट आपको ये कह रहा है कि अगर ये लिक्विड रेस्ट पे है तो ये जो लिक्विड होगा इस पॉइंट पे क्या करेगा? इक्वल प्रेशर लगाएगा इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इक्वल प्रेशर लगाएगा इन ऑल डायरेक्शंस, ये होगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि आप एक लेवल पे कंसीडर करें, ये आपने कंटेनर लिया है और ये है हाइट h, ये है हाइट h। ठीक है, तो आपने क्या किया, मान लीजिए एक ही लेवल पे, इस लेवल पे आपने 2 पॉइंट्स को उठाया, एक पॉइंट उठाया आपने ये और एक पॉइंट उठाया ये, तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। तो यानी कि ये कह रहा है कि अगर 2 पॉइंट्स, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं तो उन हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्लियर होगी बात को? ये होगी पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ये दोनों बातें जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और तीसरी बात जिसको अभी हम आगे डिराइव भी करेंगे, ठीक है, द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ, एट अ डेप्थ h below the liquid surface is equal to P नॉट प्लस H रो जी, जहां पे P नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेयर P नॉट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप लिक्विड में डेप्थ h पे हो, अगर मान लीजिए ये है आपकी डेप्थ h पे हो, तो प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस H रो जी। P नॉट क्या होता है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये 3 पॉइंट जो है आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करती है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको हेल्प करेगी इक्वेशंस को समझने में या इक्वेशंस को सॉल्व करने में। इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास निकल के आती है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, पहले क्या निकल के आती है? डेंसिटी। डेंसिटी निकल के आती है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए यहाँ पे निकल के आती है वो आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हो आप कैसे? कि जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस divided by density of water at 4 degree Celsius, density of water at 4 degree Celsius। ये बात क्लियर होगी। और एक टर्म आपके लिए और इंपॉर्टेंट होती है जिसको आप बोलते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको आप क्या बोलते हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान रखिएगा। इसको डिफाइन किया जा सकता है द वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय loss of weight of body in water, loss of weight of body in water at 4 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बातें आपको समझनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी कि न्यूमेरिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं
फिर हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप जिनको कह लेते हो, ये आपको पता होने चाहिए। क्या है वो चीज़ें? वो ये कह रहा है कि अगर मैंने क्या किया, मैंने दो लिक्विड्स लिए, मैंने क्या किया, दो लिक्विड्स लिए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी लिया, जिनके मासेस हैं m1 एंड m2, ठीक है, और जिनकी डेंसिटीज है ρ1 एंड ρ2, मैंने दोनों को मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 ओवर m1 ओवर ρ1 प्लस m2 ओवर ρ2। बहुत सिंपल चीज है, सिंपल एग्जांपल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वाला टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2, और दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ये चीजें आपको यहाँ से सॉल्व करनी है, इन चीजों को आपको ध्यान से करते चलना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अब आप आते हैं मेन चैप्टर पे। मेन चैप्टर अब आपका अब शुरू होता है यहाँ पे, जिसकी हम बात करने वाले हैं। इस मेन चैप्टर में जो आपका पहला टॉपिक आपके पास निकल के आ रहा है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। क्या टॉपिक का नाम है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम एक डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू ही हम सब कुछ समझ लेंगे। तो क्या चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक कंटेनर गिवन है, आपके पास एक कंटेनर आपको गिवन है, ये रहा आपका कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में आपने लिक्विड फिल करके रखा हुआ है, ये लिक्विड आपने इस कंटेनर के अंदर फिल करके रखा हुआ है, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी रो है, सब कुछ चीज है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंदर इमेजिन करेंगे, हमारे टर्म यहाँ पे इमेजिनेशन को यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक इमेजिन करेंगे कि आपके अंदर जो है एक सिलेंडर है, इस कंटेनर के अंदर का एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, सिलेंडर ऑफ लिक्विड को हम एज्यूम कर रहे हैं। हम इस मान के चल रहे हैं कि इस एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने लिक्विड भर के रखा हुआ है, और इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वो सी डी है, ये रहा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट डी, ये सिलेंडर की एक्सिस है। आई होप ये बात आप क्लियर होगी। और हमने ये भी एज्यूम किया कि ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है, एच है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, एच ही हमने एज्यूम कर लिया। तो हमें ये पता लग गया, ये चीजें हमने कर ली। तो इसका मतलब ये है इस सिलेंडर के अंदर जो मास होगा वो कितना होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम उसका हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया है इसको हम ए लेके चलते हैं, तो एरिया इंटू हाइट इंटू रो। ये बात आपकी क्लियर होगी, तो यानी कि ए एच रो आपका हो गया, ठीक है। अब लेट अस एज्यूम, अब हम क्या करते हैं, लेट प्रेशर जो है P1 है पॉइंट सी पे और प्रेशर P2 है पॉइंट डी पे। ये बात आपकी क्लियर होगी। प्रेशर हम एज्यूम कर ले कि पॉइंट सी पे क्या है, P1 है, पॉइंट 2 पे क्या है, P2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि फोर्स ऑन पॉइंट 1 यानी कि पॉइंट P1 पे F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इंटू ए। सिमिलरली F2 कितना होगा, P2 इंटू ए, P2 का है पॉइंट डी पे है। और वेट कितना है कॉलम का, कॉलम का वेट कितना होगा, वेट ऑफ कॉलम, आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। वो कितना हो जाएगा, mg। तो mg होने का मतलब ए एच रो इंटू जी। ये बात आपके पास क्लियर होगी, चीजें क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अब देखिए हमने ये एज्यूम किया था कि लिक्विड जो है आपका रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर द सिलेंडर, फॉर दिस इमेजिनरी सिलेंडर टू बी एट रेस्ट अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी फुलफिल्ड। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि F1, अब देखिए F1 क्या है, अब इस बात को समझिएगा ध्यान से कि F1 क्या है और F2 क्या है। देखिए F1 क्या है, F1 जो फोर्स ऊपर से कॉलम की वजह से नीचे को लग रही है, तो ये क्या है आपका F1। और F2 क्या है, इसके जो बायोंसी की वजह से जो फोर्स लग रही है ऊपर को, क्योंकि जब उस पे जाओगे तो ऊपर को फोर्स लगेगी, बॉइंट फोर्स लगती है। तो क्या कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी F1 प्लस mg माइनस F2। mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और ये आपका पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बन के निकल गया,
ठीक है, फिर क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, फिर आप इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आती है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी। ये है अगर आपका दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस, अगर आपका कॉलम है हाइट एच का। समझ गए बात को, ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए समझिए एक बात को, अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि लेट अस सपोज कि दोनों सेम लेवल पे है। लेट अस सपोज पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। देखिए इफ सी एंड डी आर एट सेम लेवल तो h की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो दिस का मतलब क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू P1। तो यानी कि जो चीज हमने यहाँ डिस्कस की थी, हमने ये चीज डिस्कस की थी ना यहाँ पे कि ये रहा, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया कि P2 इज इक्वल टू P1। अगर दो लेवल्स पे, दो पॉइंट्स अगर सेम ही लेवल पे तो उस पे प्रेशर डिफरेंस होता है, इतना ही होता है। अब सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि पॉइंट सी को आपने रख दिया सरफेस के ऊपर, पॉइंट सी को हमने रख दिया सरफेस के ऊपर। जब मैं जैसे ही मैंने पॉइंट सी को सरफेस के ऊपर रखा तो यानी कि जो पॉइंट सी पे प्रेशर लग रहा है वो P1 ना लग के PA लग रहा है। PA इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, तो उस केस में इफ C इज एट सरफेस, अगर मैं C को सरफेस पे ले गया तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी P2 माइनस PA इज इक्वल टू एच रो जी हो जाएगी। P2 माइनस PA इज इक्वल टू एच रो जी हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू PA प्लस एच रो जी हो जाएगा। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन के आ गई। आई होप ये बात क्लियर होगी। और ये जो प्रेशर होता है, आप समझ पा रहे हो, अब ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर कहाँ है, पॉइंट डी पे। और इसके लिए एक स्पेशल टर्म आप यूज करते हो जिसको आप बोलते हो गेज प्रेशर। क्या टर्म यूज करते हो, गेज प्रेशर, GAUGE, गेज प्रेशर आप यूज करते हो। तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। आपको क्या करेगा, तीन चार फॉर्मुला लिख के दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर पे क्या होता है कि एक प्रेशर जो आपका लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर जिसको आप हायर डिस्टेंस पे ले रहे हो, तो वो होता है आपका P2 माइनस PA इज इक्वल टू एच रो जी। P2 माइनस PA एच रो जी। तो गेज प्रेशर को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ गेज प्रेशर को, गेज प्रेशर का पॉइंट, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ डिफरेंस ऑफ टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट, एज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट एंड किसके बीच में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। समझ के बात को, तो ये गेज प्रेशर जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और इंटरेस्टिंग टर्म आती है जिसको आप बोलते हो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आप बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो होता है वो आपको क्या बोलता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आपको ये बोलता है कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, वो शेप के, वेसल के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आपको ये बोलता है, देखिए इसको याद रखिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। ठीक है, ये क्या बोलता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन, depends only on the height of liquid column, the height of liquid column। ठीक है, and is independent, and is independent of, किसके इंडिपेंडेंट है, शेप ऑफ द वेसल, शेप ऑफ द वेसल। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म क्या, हाइड्रोलॉजिकल पैराडॉक्स क्या बोलता है कि शेप ऑफ लिक्विड जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड, एंड इंडिपेंडेंट है किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वेसल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने दो वेसल ले लिए, एक वेसल आपने ये ले लिया और एक वेसल जो है आपने कुछ लेट जस्ट से आपने इस शेप का ले लिया। ठीक है, दोनों में मैंने क्या किया है, लिक्विड जो है सेम हाइट पे रखा हुआ है, ये हाइट h पे है और ये भी हाइट h पे है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का प्रेशर जो है सेम हो, दोनों का हाइट जो है सेम है, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा बट रादर डिपेंड अपॉन द हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन आएगा बट आएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब आपका मेन चैप्टर जो है अब वो शुरू होने आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है आपका वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, ठीक है। आप समझिए पास्कल्स लॉ क्या बोलता है। पास्कल्स लॉ आपको ये बोलता है, देखिए पास्कल लॉ की ना दो तरह की डेफिनेशन हो जाती है। पास्कल लॉ को आप दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। दो तरीके क्या पास्कल लॉ को डिफाइन करने के? पहला तरीका तो आपका पास्कल लॉ को डिफाइन करने का ये है कि पास्कल लॉ जो होता है आपको ये बोलता है कि अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दूं, अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दूं, तो पास्कल लॉ की दोनों डेफिनेशन लिख लेते हैं। दैट इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इस ग्रेविटी इज neglected, if gravity is neglected, the pressure at every point of liquid, the pressure at every point in a liquid in equilibrium of rest is same। ये तो आ जाती है कि पहली डेफिनेशन। और जो दूसरी, अब से एक बात और याद रखना, और जो दूसरी डेफिनेशन जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे मैक्सिमम लोगों ने डेफिनेशन याद की होती है, कि ये कहता है कि सपोज करो कि आपने क्या किया, चलो मैं पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं क्या कहता है। स्टेट्स दैट, चलो देखते हैं इसको लिखते हैं। ठीक है, ये कहता है कि दैट, और दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंक्रीज इन प्रेशर, दैट इंक्रीज इन प्रेशर at any one point, at any one point of the enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all other points, is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of container provided G is neglected। अब देखिए इस लॉ को समझने से पहले इसमें ना दो तीन चीजें आप समझ लेते हैं क्या है, जो मेन टर्म्स इसमें समझनी पड़ेगी। देखिए ये कह रहा है, ये लॉ आपको ये कह रहा है कि आपने क्या किया, अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो वो जो प्रेशर का इंक्रीज होगा वो ट्रांसमिट कर जाएगा इक्वली। वैसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर ज्यादा होगा, वो जो प्रेशर का जो इंक्रीज होगा वो इक्वली ट्रांसमिट करेगा टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। और इसके साथ साथ पेपर में पूछेगा टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड बट नॉट टू द वॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, वो सारे के सारे पॉइंट्स पे भी जाता है और साथ साथ में वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी वो ट्रांसमिट कर जाता है, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड जी इज नेग्लेक्टेड। जी को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो पेपर में वो दे देगा कि जी को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, जी को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ये बात आपकी क्लियर हुई? अब इसको समझते हैं, अब ये लॉ प्रैक्टिकली क्या कहता है। ठीक है, ये लॉ प्रैक्टिकली ये कहता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, एक कंटेनर गिवन है, इस शेप में आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके पास आप सपोज करिए चार इस तरह के पोजीशंस पे आपने क्या है, पिस्टल्स को अटैच किया हुआ है। इस पे चार जगह पे आपने पिस्टल्स को अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। चार जगह पे आपने पिस्टल को इस पे ऐसे अटैच किया हुआ है और इस पूरे कंटेनर पे आपने लिक्विड को फिल किया। अब देखिए समझिए बोलता क्या है ये। आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टल लगा रखा है, एक पिस्टन आपका यहाँ पे है,
एक पिस्टन आपका यहाँ पे है, एक पिस्टन आपका यहाँ पे है और एक पिस्टन यहाँ पे है, और आपने क्या है इस पूरे कंटेनर को लिक्विड से फिल किया हुआ है। आई होप ये बात क्लियर होगी, आपने पिस्टन से इसको फिल किया हुआ है, ठीक है। और जब आपने इसको इस तरह से फिल किया हुआ है, अब आपको ये भी समझ लेते हैं, मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। पॉइंट ए का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका ए। पॉइंट बी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है a/2। पॉइंट सी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है आपका, पॉइंट सी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है आपका 2a। एंड पॉइंट डी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है आपका, लेट्स सपोज वो है 3a। अब मैंने क्या किया, पॉइंट ए पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाए तो यानी कि प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर कितना चेंज होगा, अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो प्रेशर कितना हो जाएगा, F/A। तो आपका जो पास्कल्स लॉ है वो ये बोलता है कि ये जो प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ पॉइंट ए पे, ये इक्वली ट्रांसमिट करेगा हर पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट बी हो, पॉइंट सी हो, पॉइंट डी हो, यानी कि हर पॉइंट पे जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पी प्रेशर लगना चाहिए। अगर वहां पे पी प्रेशर लगना चाहिए, अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर वहां पे पी प्रेशर लगना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन पूछेगा कि पहला तो क्वेश्चन यहां से ये बन गया कि ए बी सी डी पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर आपका लग रहा है वो कितना लग रहा है, F/A, F/A, F/A। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अगर मैं पॉइंट ए पे प्रेशर F/A लगा रहा हूं तो पॉइंट बी पे मुझे कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कि वो प्रेशर उसकी वजह से पिस्टन मूव ना करे, कि वो पिस्टन मूव ना करे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब मुझे पता है कि पॉइंट बी पे प्रेशर कितना लग रहा है, पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है, पास्कल्स लॉ ये बोल रहा है कि प्रेशर F/A लगना चाहिए, और पॉइंट बी पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a/2 है। पॉइंट बी पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वो क्या है, a/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट बी पे मैं पिस्टन पे कितनी फोर्स अप्लाई करूं कि ये पिस्टन जो है मूव ना करे, तो वो कितनी होगी, वो फोर्स कितनी हो जाएगी, F/2। वो कितनी हो जाएगी, F/2। अभी देखो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया F/A है, तो मुझे F/A ही चाहिए, मगर इस केस में जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, a/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका, a/2 है। तो यानी कि यहाँ पे मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी F/2 की, वो अपनी जगह पर टिका रहे। समझ के बात को, उसी तरह से क्योंकि देखिए ना आपका एरिया कितना है, आपका एरिया कितना है आपका एरिया कितना है, F/A/2। तो यानी कि F/2 को मुझे F/A के बराबर रखना है, F/2 को A/F के बराबर रखना है, यानी कि मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, F/2। अगर मैं F/2 फोर्स लगाता हूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी फोर्स कितनी बच जाएगी, F/2। सिमिलरली वो पूछेगा कि पॉइंट सी पे मैं कितनी लगाऊं, तो पॉइंट सी पे मुझे पता है कि प्रेशर ओवर फोर्स पर मुझे F/A चाहिए। मेरे पास कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2 है, तो यानी कि मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, यहां से 2F। तो 2F फोर्स अगर मैं यहां लगाता हूं तभी मेरे पास F/A बचेगा, ये हो गया। पॉइंट सी पे मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 3a, तो मैं फोर्स कितनी लगाऊं कि F/A रहे, वो आ जाएगा 3F। तो यानी कि ये हो जाएगा F/A। तो इसका मतलब समझ आया क्वेश्चन, ए प्रेशर का ट्रांसमिशन बराबर है, मगर ये जो फोर्सेस मैं लगा रहा हूँ कि मतलब उसको होल्ड करने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन के आता है, ठीक है। इसी में आपका एक क्वेश्चन और बनता है, वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो इसकी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ किसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। और इस बेसिस पे आप एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक के अक्रॉस प्रेशर इतना लगा रहे हो, दूसरे के अक्रॉस कितना होगा, एरिया कितना होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, वो हम बाद में कर लेंगे। इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, ये चीज वहां से आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर अप्लाई करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हो, ठीक है, ये चीज आपकी बात हो जाती है। इसके बाद आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक चीज का ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी आप लेके चलते हैं, 8 किलोमीटर लेके चलते हैं। उसके बाद आपको पता है जो ये सब चीजें हो जाएगी, बायोन्सी जो होती है अपवर्ड फोर्स हो जाती है, ये सब चीजें हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए पहले आपके सिलेबस में था, अब नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें कवर हो गई, तो इसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर पहुंचते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना पड़ेगा। अब आप पहुंच गए हो सरफेस टेंशन पे,
रिमेंबर दिस थिंग। अब आप पहुंच गए हो सरफेस टेंशन पे, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पे, एंड लेट मी रिमाइंड यू एंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। अगर अभी आपका तब तक दिमाग खुला नहीं था तो मेक श्योर अपना दिमाग खोल लीजिए, चाय पानी जो आपको पीना है पीजिए, क्योंकि अब जो आपका टॉपिक शुरू होने वाला है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस यूनिट। ठीक है, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस एनर्जी, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आफ्टर बिफोर स्टडीइंग दिस चैप्टर। ओके, योर अटेंटिवनेस शुड बी एट योर पीक। अब आपको फोकस आपका पीक पे होना चाहिए, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो नाउ वी आर गोना डू इज वी गोना स्टार्ट विद सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा इस चैप्टर को। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज काइंड ऑफ बिट ऑफ बोरिंग टॉपिक। ओके, सो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बोर नहीं होना है। ठीक है, अगर बोर होगा तो इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। टॉपिक जो है आपका वो है, अब आप डील करने वाले सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी से। सो बिफोर वी स्टार्ट विद सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, देयर आर समथिंग, आपको दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जो टर्म्स आपके लिए यहाँ पे यूज होगी, ये है आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अब आपको यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि अब यही चीजें आपकी यहाँ पे यूज होगी। पहली इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपकी मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? ठीक है, मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब यह है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक मॉलिक्यूल जो है अपना अट्रैक्टिव फोर्सेस को लगा सकता है ऑन अदर मॉलिक्यूल्स, उसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि मेजरेबल अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो आप पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लगा सकता है, उसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। इसी में आपका फिर दूसरा टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि आपने क्या किया, मॉलिक्यूल को सेंटर पे रखा, और जो इसकी मॉलिक्यूलर रेंज है जो आपने बनाई हर डायरेक्शन में, ये है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ये है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये दो टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब हम इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं बिफोर वी स्टार्ट विद दिस थिंग। ओके, और एक चीज और है, तीसरी चीज जो आपके पास है वो है आपके पास सरफेस फिल्म। ये टर्म भी आपकी बहुत यूज होगी, सरफेस फिल्म, क्योंकि चीजों को समझाने में ये चीजें यूज होंगी। तो सरफेस फिल्म की डेफिनेशन को याद रखिएगा। ये क्या है? दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर, दिस इज नथिंग बट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अ लिक्विड, layer of a liquid at rest with thickness equal to molecular range, with thickness equal to molecular range। ये तीन टर्म थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। सो इन चीजों को हमने सीख लिया। यहाँ पे बेसिक है मॉलिक्यूलर रेंज, जहां तक उसका इफेक्ट हो जाता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब मॉलिक्यूलर रेंज का जो आप सर्कल बनाते हो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चला जाता है। सरफेस फिल्म हो जाती है, एक टॉप मोस्ट लेयर हो जाती है ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, जिसकी जो थिकनेस होती है किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपके यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए फिर अब आप शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। वो है सबसे पहले आपके पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अगेन मैं ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है इस टॉपिक को। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हमने एक बेसिक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने एक बात नोटिस की है कि जब भी कोई लिक्विड की ड्रॉप होती है, जब भी कोई लिक्विड की ड्रॉप है, अगर सपोज कीजिए उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, किसी भी लिक्विड की ड्रॉप के ऊपर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है, तो वो हमेशा क्या करती है? स्फेरिकल शेप को ऑप्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, वो क्या करती है? स्फेरिकल शेप को ऑप्टेट करने की कोशिश करती है। व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हर मटेरियल की एक टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी को गेन करे। स्टेबिलिटी को गेन करना है मतलब उसको अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको करने के लिए उसको अपना सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा। तो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए याद रखिएगा वर्ड्स को, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम, ठीक है, जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। अब उसका सरफेस एरिया मिनिमम है तो हर लिक्विड की टेंडेंसी होगी जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है कि वो स्फेरिकल शेप में जाए। ठीक है, तो
तो उसको बोलते हैं, ठीक है, उस स्फेरिकल शेप में जाए, ठीक है। और जब कोई भी लिक्विड जो होता है वो स्फेरिकल शेप में जाता है, ठीक है, तो उसका जो फ्री सरफेस होता है वो बिहेव करता है एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, हैविंग टेंशन इन ऑल डायरेक्शंस पैरेलल टू द सरफेस। याद रखिएगा वर्ड्स को, हैविंग डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस। तो ये जो टेंशन है फ्री सरफेस पे ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, इसको बोलते हो आप सरफेस टेंशन। इसको क्या बोलते हो आप? सरफेस टेंशन बोलते हो। तो इस चीज से हमने दो तीन चीजें एक सीखी। एक क्या है, अगर किसी सिस्टम के ऊपर जो है नेट फोर्स जो है वो क्या लग रही है, जीरो लग रही है, देन द लिक्विड जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है क्या करे वो, स्फेरिकल शेप में जाने की। तो उसकी टेंडेंसी होती है स्फेरिकल शेप में जाने की, ठीक है। स्फेरिकल शेप में जाता क्यों है? क्योंकि उसको एनर्जी को कम करना होता है। एनर्जी कम करने के लिए आपको एरिया कम करना पड़ता है। तो एरिया कम करता है तो क्या आता है, तो किसी भी फॉर एनी गिवन वॉल्यूम, उसका रीजन क्या, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम सरफेस है, सॉरी गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो आपका स्फीयर होता है, मिनिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम हो जाती है, एनर्जी मिनिमम होगी तो वो थोड़ी स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं, इसलिए वो क्या टेंडेंसी होती है उसकी स्फेरिकल शेप में जाने की। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि जब वो स्फेरिकल शेप में जा रहा होता है, ठीक है, जब वो स्फेरिकल शेप में जा रहा होता है तो याद रखिएगा जो फ्री सरफेस है, द फ्री सरफेस जो होता है वो बिहेव करता है एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, behaves as a stretched membrane, ठीक है, having tension in a direction parallel to the surface, having, अब वो stretched membrane तो टेंशन होगी, having tension in all directions, in all directions parallel to surface, parallel to the surface। तो ये जो सरफेस, इसको आप बोलते हो सरफेस टेंशन। ये जो आप टेंशन डेवलप होती है इसको बोलते हो आप सरफेस टेंशन। तो यानी कि सरफेस टेंशन, यानी कि बॉडी जो है, कोई भी लिक्विड जो है वो स्फेरिकल शेप को अटेन क्यों कर रहा है? वो अटेन कर रहा है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट, by virtue of which the free surface of a liquid at rest, the free surface of liquid at rest, वो क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करता है, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया में कन्वर्ट करता है एंड एज सच बिहेव्स एज इट इज बीइंग कवर्ड बाय अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। यानी कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई लिक्विड जो होता है स्फेरिकल शेप में जाता है। स्फेरिकल शेप में भी नहीं कह सकते आप इसको, ऐसे कह सकते हो कि सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जो कोई लिक्विड ड्रॉप होती है, कुछ भी होती है, वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है। वो क्या करती है? मिनिमम करती है। और जो उसकी टॉप लेयर होगी वो बिहेव करेगी एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। उसकी किस तरह बिहेव करेगी? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। आप देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें निकल के आता है वो है आपके पास मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, measurement of surface tension। See, most of you might be thinking कि मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्यों नहीं जा रहा हूँ, कि मैं थ्योरी पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको उसकी थ्योरी आती है तभी इसमें फॉर्मूला बेस पे जाने की आपको वो है, वरना तो जब थ्योरी नहीं पढ़ोगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो थ्योरी के बिना आप इसमें असर्शन एंड रीजन नहीं कर पाओगे, एंड द असर्शन एंड रीजन फ्रॉम दिस चैप्टर आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उनको तो आप समझिए कि वो इतनी, मतलब वो विदाउट इसके बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे। इस चैप्टर की थ्योरी तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि तो आपको करके ही जानी है, बहुत ही अच्छी थ्योरी है इस चैप्टर की, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन को। हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल सा एक ही चीज पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, लिक्विड का सरफेस ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, सपोज कीजिए हमने लिक्विड का सरफेस ले लिया, ये है लिक्विड का सरफेस, हमने सरफेस ले लिया, लिक्विड का सरफेस हमने ले लिया। हमने क्या किया क्योंकि लिक्विड का सरफेस है तो यानी कि लिक्विड होगा, लिक्विड का सरफेस है दैट मींस यहाँ पे लिक्विड होगा। तो मैंने क्या किया, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जो हर पॉइंट के सरफेस पे क्या है, टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस पे जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, नॉर्मली फोर्सेस एक्ट करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो एक्ट करेंगे।
ठीक है ना। ये होती है फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन, जो होती है वो उस लाइन के क्या करती है, राइट एंगल में एक्ट करती है ऑन बोथ साइड, इसलिए मैंने यही रीजन दोनों में इसमें बनाया। तो ये जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ, ठीक है, इसको आप सरफेस टेंशन बोलते हो। एस इज इक्वल टू एफ ओवर एल, एस इज इक्वल टू एफ ओवर एल। ये जो फोर्सेस आपने बनाई, ये जो होती है एस इज इक्वल टू एफ ओवर एल, ये है आपका सरफेस टेंशन। इसको अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एस इज measured as force acting on a unit length, force acting on a unit length, words important है, words पे focus कीजिए। force acting on a unit length of a line imagined to be drawn on a line imagined to be drawn tangentially, word important है tangentially, tangentially anywhere on the free surface of a, anywhere on the free surface of liquid, free surface of the लिक्विड। ये बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली बात होगी ये। दूसरी बात, ये एक्ट करती है कैसे, राइट एंगल टू दिस लाइन, दिस एक्ट्स, दिस फोर्स, यू कैन से दिस फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल on both sides of this line and along a tangent to the surface, tangent to the surface। ये दोनों बातें आपने इसमें याद रखनी है, ठीक है, कि एस इज इक्वल टू एफ ओवर एल। और दूसरी बात ये है कि ये टेंजेंशियली एक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि इसमें एग्जांपल्स आते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके पास है, जो मुझे ऐसा फील होता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें है, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है आपका उसका कि आपने क्या किया, आपने एक नीडल ली, नीडल पे आपने ग्रीस लगाई, ग्रीस लगा के आपने धीरे से क्या किया, उसको वाटर के ऊपर रख दिया, ठीक है। और आपने इस तरह से रखा कि नीडल जो है उस सरफेस के लेयर को तोड़ दे रही है, बस आपने उसके ऊपर रखा है। तो क्या होगा, उस नीडल के ऊपर आपने ग्रीस लगा रखी है, बट स्टिल वो फ्लोट करेगी, वो स्टिल फ्लोट करेगी। तो ऐसी जो दो तीन एग्जांपल्स हैं, एक ये है, फिर एक सर्कुलर रिंग वाला एग्जांपल है कि आपने एक सोप बबल लिया, आपने एक रिंग लिया, सर्कुलर फॉर्म में था, उसमें तो फिर आपने सोप बबल के अंदर डाला, उसमें धागा रख दिया, और जैसे उठा के आप धागे को साथ उसको उठा दो, जैसे आप सोप बबल को अंदर से पॉप करते हो, तो वो जो होता है धागा जो होता है सर्कुलर फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी हमें लगता है कि हम कर पाएंगे, बट नहीं कर पाते। सो मेक श्योर इसके एग्जांपल्स को आप बहुत अच्छे से करके जाएं। कैसे करके जाए, बहुत अच्छे से करके जाए, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपका है वो क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इस मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन को हम लिखेंगे नहीं, बट हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर हमने ले लिया, उसको हमने एक लिक्विड से फिल कर दिया, ठीक है। लिक्विड से फिल किया और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो रीजन है इसका, ये जो हमने पिंक से रीजन बनाया इसका, ये जो रीजन है इसका, दैट इज के एल एम एंड एन। ये जो रीजन है ये क्या है, सरफेस फिल्म है। ये क्या है, सरफेस फिल्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एल एम है एंड एन एम है, ये आपकी मॉलिक्यूलर रेंज है। एल एम एन एम एन जो है आपकी मॉलिक्यूलर रेंज है,
क्लियर होगी बात। मैं लिख देता हूँ कि क्या है, KLMN जो है ये आपका क्या है, सरफेस फिल्म मान के चल रहे हैं इसको। सरफेस फिल्म है एंड KL, नॉट KL बट रादर LMNMN, KN इज इक्वल टू LM, और ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर रेंज है, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर रेंज है। ठीक है, अब जी उस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या किया, इस पूरे कंटेनर को लिक्विड से भरा और हमने एज्यूम कर लिया KLMN जो है आपका सरफेस फिल्म है। ठीक है, हमने क्या किया, अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स को कंसीडर किया, 3 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया। एक कंसीडर किया हमने पॉइंट ए, एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया हमने पॉइंट ए पे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया हमने पॉइंट बी पे, और एक कंसीडर किया हमने पॉइंट सी पे, एक कंसीडर किया हमने पॉइंट सी पे। अब हम ये पढ़ के आए थे कि हर पॉइंट पे लिक्विड जो होता है, अगर लिक्विड पॉइंट जो है लिक्विड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो जो लिक्विड होता है उस पॉइंट पे इक्वल फोर्स लगाता है। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो क्या होगा, ये इसका मॉलिक्यूल का, लेट अस सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हमने मान लिया। ये बात आपकी क्लियर होगी यहाँ पे, आई होप इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल है पॉइंट बी पे, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, वो इस तरह से होगा। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होगा वो इस तरह से होगा। एक मिनट ठीक से बनाता हूँ, थोड़ा सा ये बाहर भी जाएगा, बाहर क्यों जाएगा उसको डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, और जो पॉइंट सी पे है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम ये मान लेते हैं, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। ये लॉन्ग एरोस और शॉर्ट एरोस का फर्क क्या है इसको हम समझ सकें। ठीक है, तो ये हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसके मॉलिक्यूल्स के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस है हमने उनको एग्जिस्ट बना लिया, और अब उसको समझिए कि मतलब क्या है। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स है ऑन द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर, ठीक है, आप समझिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो अपर हाफ ऑफ द स्फीयर है, आप सपोज कीजिए ये है आपके पास डिफरेंट सारे थे। ठीक है, आप समझिए आपके पास क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द अपर हाफ में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नीचे हाफ में मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे पे कोहेसिव फोर्सेस लगाएंगे। कोहेसिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल ए है उसको स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल ए जो है वो बिल्कुल उसके कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो मॉलिक्यूल जो है कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, तो जो मॉलिक्यूल्स है उसके जो रेंज है, जो उसके अपर हाफ में है और जो डाउनवर्ड हाफ में है, वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर ऊपर हर पॉइंट से जो फोर्स लगेगी वो बराबर लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस होंगी उसका नेट कितना होगा, 0, क्योंकि बराबर फोर्सेस लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल ए की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो नेगेटिव होगी। की बात क्लियर होगी। मैं लिख देते हैं फॉर मॉलिक्यूल ए की अगर हम बात करते हैं, फॉर मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं, इस मॉलिक्यूल ए पे जो आपकी नेट कोहेसिव फोर्सेस लगेगी कितनी होगी, नेट कोहेसिव फोर्सेस जो लगेंगे वो क्या होगी, 0, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर हर पॉइंट से बराबर फोर्स लग रही है। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि वो ढका हुआ है हर पॉइंट से उसके साथ। मतलब जैसे इसके जो अपर हाफ में जो, जैसे कि ये है आपके पास इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो यानी कि इसके जो अपर हाफ में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर है कि इसके लोअर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल की फोर्सेस जो लग रही है, तो एक दूसरे को नेट वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मगर पॉइंट बी एंड पॉइंट सी में ऐसा नहीं है। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी में ऐसा नहीं है। पॉइंट बी में हम देख रहे हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी में हम देख रहे हैं कि जो आपकी जो नेट कोहेसिव फोर्सेस है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि लेट अस सपोज कि ये आपका सरफेस है और आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हो, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो डाउनवर्ड इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के नीचे की तरफ को है वो ज्यादा है, ऊपर तो सिर्फ एयर है। तो एयर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोहेसिव फोर्सेस पे लगा रहे हैं वो कम है। इसका मतलब ये वो जो कोहेसिव फोर्सेस डाउनवर्ड एक्शन में जो काम कर रही है वो ज्यादा है, इसलिए ये जो बड़े वाले एरोस थे वो उसमें डायरेक्शन ऑफ कोहेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं, जो पॉइंट बी और पॉइंट सी में हमें दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट सी पे कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, जो नेट होगा ज्यादा होगा। पॉइंट बी में थोड़ा कम होगा, क्योंकि पॉइंट सी तो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर जुड़ा हुआ है और वो फिल्म के थोड़े से इधर है, तो उसमें थोड़ी कम लग रही है पॉइंट बी पे, मगर कोहेसिव फोर्सेस लग रही है। आई होप ये बात आपके लिए यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, इन चीजों का मतलब क्या होगा,
इन चीजों का मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब ये है कि जब मैं किसी मॉलिक्यूल को KLMN इस रीजन से मुझे उसे ऊपर की तरफ को लेके जाना है, जब मुझे उसको ऊपर की तरफ को लेके जाना है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट कोहेसिव फोर्सेस जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। मुझे अगर किसी मॉलिक्यूल को KLMN से ऊपर की तरफ को लेके जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उनके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस एक्ट कर रही है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। बी एंड सी के ऊपर क्या है? कोहेसिव फोर्सेस एक्ट कर रही है, और कोहेसिव फोर्सेस कहाँ को एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो यानी कि अगर मुझे उसको फोर्सेस के अगेंस्ट पॉइंट ऊपर लेके जाना है, दैट मींस मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन होगा ये अपीयर करेगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। रिमेंबर दिस वर्ड्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये जो है ऊपर अपीयर करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर, उनके पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है। उनके पास क्या है? एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है तो उसको ये जो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसको गायब करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए अब आपको देखिए, अब देखिए ये अब आता है वो उसका एग्जांपल देखिए। अब उस सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एरिया मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। और वही चीज हमें आगे की किसी भी सरफेस के जो किसी भी वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया है वो किसका होता है? वो स्फीयर का होता है। और ये इस सरफेस एरिया को कम करने के लिए जो सरफेस फिल्म है KLMN है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, जिस वजह से वो क्या है? स्फेरिकल शेप में चला जाता है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। यहाँ पे एक बार मैं इसको बिल्कुल ब्रीफ में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आपके पास गिवन है, तीन तीन पॉइंट्स है। पॉइंट ए के ऊपर जो कोहेसिव फोर्सेस है हर पॉइंट से बराबर लग रही है, हर डायरेक्शन से बराबर लग रही है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर है। इस वजह से क्या है? वहां पर नेट कोहेसिव फोर्सेस है जीरो। मगर जब पॉइंट बी और पॉइंट सी पे हम जाते हैं जो KLM सरफेस फिल्म का हिस्सा है, तो वहां पे हम नोटिस कर रहे हैं जो कोहेसिव फोर्सेस जो अपवर्ड से जो लग रही है वो डाउनवर्ड पे जो है उनसे डिफरेंट है। नेट नीचे की तरफ को ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ को ज्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस नीचे की तरफ को ज्यादा लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल को KLMN जो रीजन है उससे अगर मुझे टॉप की तरफ को लेके जाना है, तो मुझे उसको करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो ऊपर की तरफ को मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सेसिव है, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए क्या करते हैं? वो अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया जो मिनिमम होता है वो स्फीयर का होता है। इसलिए जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में जाने की कोशिश करते हैं, और ये जो अपर वाला रीजन होता है ये किसकी तरह? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। आई होप मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है सरफेस एनर्जी। इसके बाद आपके पास आता है सरफेस एनर्जी। मेक श्योर सरफेस एनर्जी जो है ना ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। सरफेस एनर्जी होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि सरफेस एनर्जी जो होती है इसको डिफाइन किया जाता है एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, एज अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ surface tension in forming the liquid surface at a given temperature, at a given temperature। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। इसमें आपको जब भी आप सरफेस एनर्जी की डेरिवेशन करते हो या जब भी आप कोई ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हो जिसमें सोप फिल्म, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आपके पास सोप फिल्म है, याद रखिएगा इस चीज को, नॉर्मल लिक्विड की बात नहीं कर रहे, जब भी आपके पास सोप फिल्म होगी, दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको हेल्प करेगी हर चीज में जाने के लिए। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास टू फ्री सरफेसेस होंगे। इसके पास कितने होंगे? टू सरफेसेस ऑफ फिल्म होंगे, टू सरफेसेस ऑफ फिल्म होगी, एक नहीं होगा दो होंगे, ठीक है। वेयर एयर एंड सोप फिल्म आर इन कॉन्टैक्ट, वेयर एयर एंड soap film are in contact।
इस चीज का मतलब क्या है ये आपको आगे समझ आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मेक श्योर ये आपको पता हो। हम क्योंकि कई जगह पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोप फिल्म जहां पे होगी वहां पे कुछ वैल्यूज को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि 2 सरफेसेस ऑफ फिल्म होते हैं जो इन कांटेक्ट होते हैं एक दूसरे के, सोप और एयर 2 जगह पे कांटेक्ट में आती है। समझिए बात होती है 2 जगह पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कुछ डेरिवेशंस मैंने आपको पहले कहा इंपॉर्टेंट होती है, तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन डेरिवेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को ना बहुत ध्यान से बहुत आराम से सीखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं था कि आप एक फ्रेम लेते हैं पी बी सी एंड क्यू, ठीक है, और पी क्यू वाला जो रीजन है उस फ्रेम को जो है अपने, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक फ्रेम है ए बी सी डी, आपके पास एक फ्रेम है, आपने क्या किया, उसके ऊपर एक पी क्यू जो है रोटेटिंग वायर है, जो आप सॉरी मूविंग वायर है जिसको आप आगे पीछे कर सकते हो। इनिशियली हमने क्या किया, उसको पी क्यू पे रखा हुआ है और वहां पे हमने क्या किया, सोप फिल्म की एक वो बना दी। सरफेस टेंशन कहाँ को एक्ट करेगी, इधर को एक्ट करेगी। अब मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद मैंने उसको आगे को एक्सटेंड कर दिया और अब मैं पहुंच गया पी डैश क्यू डैश के ऊपर। अब मैं पहुंच गया पी डैश क्यू डैश के ऊपर, मैंने फोर्स लगाई यहाँ पे और वो मैं पहुंच गया पी डैश क्यू डैश के ऊपर। तो अब समझिएगा हुआ क्या, आप समझिए जब मैंने उसको पी डैश क्यू डैश के ऊपर ले गया ना, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो आपका टोटल इनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी ऑन पी क्यू, तो उस केस में जो टोटल इनवर्ड फोर्स जो पी क्यू के ऊपर एक्ट करेगी वो कितनी होगी, एफ के बराबर होगी। और एफ कितना होगा, एस इंटू टू एल, एस इंटू टू एल। ये क्यों आया, पहली बात सर एस क्या है आपका, सरफेस टेंशन यहाँ पे, तो एस क्या है, सरफेस टेंशन। अब एस किसके बराबर होता है, एफ ओवर एल के, तो यानी कि एफ इज इक्वल टू एस एल होना चाहिए था, मगर टू एल क्यों आया, टू एल इसलिए आया क्योंकि उसके 2 सरफेसेस हैं, फॉर 2 सरफेसेस हैं, इसलिए यहाँ पे आपके पास टू एल आया। क्लियर होगी बात इतनी सी, ठीक है। तो अब जब मैं सब वैल्यूज को सॉल्व करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मेरे पास जो आपका सरफेस एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी, सरफेस एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो वर्क डन के बराबर आएगी और वो आएगी आपकी एस इंटू डेल्टा ए के बराबर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, एस इंटू डेल्टा ए के बराबर आके निकल के आएगी, ठीक है। डेल्टा ए इसके बराबर निकल के आने का मतलब ये है, आप समझिए कि अगर जब इसको यहाँ लेके, तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे जा रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, एल डिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे जो आपका डेल्टा ए होगा, यहाँ पे रिमेंबर कीजिएगा डेल्टा ए जो आता है वो आपका 2l इंटू एक्स आता है। टेक्निकली आपका l इंटू एक्स आना चाहिए था, क्योंकि लेंथ कितनी है इसकी, l लेके चलते हैं, l इंटू एक्स आना चाहिए था, बट l इंटू एक्स नहीं आ रहा, 2l इंटू एक्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 सरफेस है, हमें 2 सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू W इंटू एस इंटू डेल्टा ए आ जाएगा। डेल्टा ए जो होता है आपका क्या होता है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म, याद रखिएगा इस चीज को, डेल्टा ए इज इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म, एरिया ऑफ फिल्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आपके पास एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि जहां पे E इज इक्वल टू सरफेस टेंशन के बराबर होगा, मगर वो होगा कब, जब डेल्टा ए आपका कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर हो, यानी कि यूनिटी हो, यानी कि जब आपका एरिया का चेंज यूनिटी है तब आपकी सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक चीज जिसका आपको और ध्यान रखना है कि जब कोई लिक्विड है किसी कांटेक्ट में है, ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। When a liquid is in contact with solid and air, then surface energy डिपेंड करेगी किसके ऊपर, materials on both the side of liquid surface, on both the sides of liquid surface। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये चीजें हो गई, इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेसेस ऑफ लिक्विड।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका, एक्सेस प्रेशर ऑन द हाँ, एक चीज और यहाँ पे कर लीजिए, ये आपकी बुक में होगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसमें एक डायग्राम आपके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता है कि आप लैब में उसको कैसे डिटरमाइन करते हो। आप यहाँ पे मास लगाते हो और यहाँ पे क्या करते हो, क्या करते हो, वेट्स को डालना शुरू कर देते हो। यहाँ पे क्या करते हो, वेट्स को डालना शुरू कर देते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो होता क्या है, ये ग्लास प्लेट है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है mg/2l। mg/2l ये न्यूमेरिकल के लिए या वैसे उस क्वेश्चन के लिए सही है, इसमें आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि इस तरह का सेटअप होगा तो आपकी जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में निकल के आएगी। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ये क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर इंटरफेस की है, लिक्विड एयर इंटरफेस, mg/2l। 2l में l क्या है, लेंथ ऑफ द ग्लास प्लेट है, उसकी l की वो लेंथ है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ रखा है, पीवाईक्यूज पे आ रखा है, ठीक है। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम निकालते हैं एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा, एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि हमें बेसिक चीज तो हमें पता है कि कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल होगा जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा, उस पर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, या जो कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसको समझते हैं। जब कोई लिक्विड होगा सरफेस के ऊपर एक्ट होगा, एक तो उसके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस लगेंगे, पहली चीज। और दूसरी लगेगी उस पर सरफेस टेंशन जो टेंजेंशियली एक्ट करेगी टू द लिक्विड ऑफ द सरफेस के ऊपर, जो किसके ऊपर एक्ट करेगी, ऑन द लिक्विड ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्ट करेगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसका जो सरफेस होगा, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक सरफेस टेंशन एक्ट करेंगे और एक उसके ऊपर कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस मतलब उस लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो ये डिपेंड करेगा कि शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस क्या है, शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस क्या है। तो इसमें आपके पास दो केसेस बनते हैं। एक बनता है पहला, क्या, एक पहला जो बनता है वो बनता है कि लिक्विड सरफेस इज प्लेन, पहला बनता है लिक्विड सरफेस इज प्लेन। लिक्विड सरफेस इज प्लेन होने का मतलब ये है कि आपका जो लिक्विड सरफेस है वो कुछ इस तरह से है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको बेसिक्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। लिक्विड सरफेस आपका प्लेन में, इस चीज का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो ये है, आप इस मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो ये है, लेट इट, दिस इज अ पॉइंट ओ, जिस मॉलिक्यूल को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट करेगी, एक इधर को, एक सरफेस टेंशन एक्ट करेगी, सरफेस टेंशन दोनों तरफ एक्ट करेगी ना, तभी उसको स्ट्रेच करेगी। तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, अब इस बात का मतलब समझिएगा, इस बात का मतलब समझिएगा, वो टेंजेंशियली एक्ट करती है ना सरफेस टेंशन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस बात का मतलब समझिएगा, हेंस नो रिजल्टेड फोर्स, hence no resultant force
इज एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल, इज एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ओ, इस केस में इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज रिजल्टेड फोर्स। इसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेड फोर्स है आपकी, एक मिनट, इसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेड फोर्स है acting to the liquid surface normally is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर जो है, समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर जो है ना वो इनर साइड पे एक्ट कर रहा है ना आउटर साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस पे एक्ट कर रहा है। एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं एक्ट नहीं कर रहा है। दिस इंप्लाइज एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? 0 है। इस चीज का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर 0 होने का मतलब ये है कि प्रेशर ऑन लिक्विड साइड is equal to pressure on वेपर साइड। आई होप ये बात आप क्लियर हुई होगी। अगर प्लेन सरफेस है तो क्या क्या कंडीशंस आपके पास निकल के आती है। लिक्विड अगर प्लेन में तो टेंजेंशियल फोर्स 0 होता है, रिजल्टेंट फोर्स पे एक्ट नहीं कर रही, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो मतलब जो दोनों साइड पे जो प्रेशर है वो बराबर है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपके पास इसी में, अगर सरफेस आपका कर्व्ड हो, इसी में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इफ द सर्फेसेस आर कर्व्ड, if the surface is curved, अगर आपका सरफेस कर्व्ड है। अब कर्व्ड भी आपका दो तरह का हो सकता है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। एक इस तरह का हो सकता है और एक इस तरह का हो सकता है। इसमें क्या है, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ को है और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे हमने स्टडी करना है इस पॉइंट पे और यहाँ पे हमने स्टडी करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट पे आपको पता है जो आपकी सरफेस टेंशन होती है वो कैसे एक्ट करती है, वो टेंजेंशियली टू द सरफेस एक्ट करती है। तो लेट अस सपोज कि जो टेंजेंट है वो इस तरह से है, एस एंड एस। उसी तरह पे यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस तरह से है, एस एंड एस। तो अगर मैं इस एस को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स पे, तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है और एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा। इसी में एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर और दो कंपोनेंट जो होंगे आपके इधर चले जाएंगे, अगर हम राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो ऐड कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या है कि जब भी आपका कर्व्ड सरफेस होगा, द रिजल्टेड फोर्स, याद रखिएगा इन रिजल्ट्स को आपने ऐसे ही याद रखना है, रिजल्टेड फोर्स जो होगी वो क्या करेगी, वुड बी एक्टिंग, the resulting force would be acting on the curved surface, would be acting on the curved surface towards the center of curvature, towards the center of curvature। आप ये देख पा रहे हैं जो नेट फोर्स है वो कहाँ को एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट कर रही है, अंदर की तरफ को। समझ के बात को? इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेड फोर्स है, इस बात का मतलब ये है कि जो रिजल्टेड फोर्स है आपकी, ठीक है, वो डायरेक्टेड है इनवर्ड्स, इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। किस केस में इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, किस केस में इनवर्ड्स पे डायरेक्टेड है, कन्वेक्स सरफेस में। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस,
और इसी बात का मतलब ये है कि डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन केस ऑफ कॉनकेव सरफेस। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आपके पास यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपका एक्सेस प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर इस केस में कहाँ को एक्ट कर रहा है? इस केस में जो आपका एक्सेस प्रेशर है वो इधर को एक्ट कर रहा है, और इस केस में जो आपका एक्सेस प्रेशर है वो इधर को एक्ट कर रहा है। और ये ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है कि जो अंदर की तरफ को जो फोर्स है आप उसको बैलेंस कर पाओ। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये कि आप उस पे जो फोर्स है उसको बैलेंस कर पाओ। ठीक है, तो यहां से जो पूरा रिजल्ट आपको निकल के आता है, जो आपको फाइनल रिजल्ट आपको निकल के आता है कि जब भी आपका सरफेस जो होगा कर्व्ड सरफेस होगा, आपका जो सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा वो कर्व्ड फेस सरफेस में होगा, तो जो आपका प्रेशर होगा ऑन द कनकेव साइड, प्रेशर ऑन कनकेव साइड वो क्या होगा? ज्यादा होगा देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। आई होप ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर होगी होगी। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इनफैक्ट आपका हो सकता है यही एमसीक्यू बन के आ जाए इस बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग द कर्व्ड सरफेस आर ट्रू। प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, तो आई होप ये बात आपके लिए क्लियर है। ठीक है, फिर अब आपका ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स बच रहे हैं इसमें। ठीक है, और दोनों 3 टॉपिक जो बच रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से हम टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक इसमें है एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। देखिए, जब भी आपको एक्सेस प्रेशर निकालना होगा लिक्विड ड्रॉप में, वर्ड उस पर ध्यान रखिएगा मेरे। अगर आपको ड्रॉप बोल रहा है, अगर आप वो ड्रॉप बोल रहा है तो सरफेस जो अटैच होगा वो एक होगा। सोबर लेवल में जो आपके सरफेस ऑफ कांटेक्ट थे 2 थे, इस केस में सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा आपका 1, और इसकी डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। लेट जस्ट सपोज कि आपके पास जो है आपने क्या किया, आपने एक ड्रॉप कंसीडर की जिसका रेडियस जो है कितना है r। कंसीडर कर रहे हो एक लिक्विड ड्रॉप को कंसीडर कर रहे हैं जिसका एरिया है r। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सरफेस टेंशन जो है वो टेंजेंशियली एक्ट करती है। ठीक है ना, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो अंदर की तरफ को एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है ऊपर कर्व सरफेस पड़ के आए। मगर हमें एक बात का पता है कि जो ड्रॉप है उसका साइज आप 0 नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है वो ज्यादा होगा। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विल बी लार्जर देन द प्रेशर आउटसाइड, क्योंकि उसको 0 नहीं कर पा रहेगा। प्रेशर की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ को है। लेट अस सपोज दिस इज आवर डेल्टा आर। ठीक है, तो अब आपको समझिए हुआ क्या। हमें एज्यूम करते हैं एस क्या है आपके सरफेस टेंशन। हमने एज्यूम किया ये क्या है आपका सरफेस टेंशन। पी नॉट क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। पी आई क्या है? टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। टोटल प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा? एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा आपका? P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब एक्सेस प्रेशर होने की वजह से, एक्सेस प्रेशर होने की वजह से क्योंकि अंदर आपका प्रेशर ज्यादा है तो आपका ड्रॉप का जो रेडियस है वो डेल्टा आर से क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा उस केस में? तो वर्क डन होगा आपका P इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर। एफ डॉट एस उसको हमने उसके फॉर्म में लिख दिया। एक क्वेश्चन आपका यहां से आ सकता है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा बनेगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा वो आएगा 8πr डेल्टा आर। ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा बनेगा यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी।
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो यानी कि 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस, ये अपने आप में तीसरा क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सब कुछ कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास जो स्मॉल p यानी कि पी आई माइनस पी नॉट निकल के आएगा 2s ओवर आर, ये आपके पास एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी। ये आपका फाइनल रिजल्ट यहां से आपको निकल रहा है किसके लिए? फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको एक डेरिवेशन आती तो आपको सेकंड डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको ये पता है कि क्या चीज करनी है। ठीक है, देखिए अब आपको निकालना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। अब देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोप बबल। तो यानी कि दो सर्फेसेस यूज होंगे, तो यानी कि जितने भी रिजल्ट्स आए आपको उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी रिजल्ट्स आए उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ऊपर कितना आया था? ऊपर आया था 8 पाई आर डेल्टा आर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 8 पाई आर डेल्टा आर, तो ये आ जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था? ऊपर कितना था हमारे पास? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी थी 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस। ऊपर जो था आपके पास फाइनली जो P की वैल्यू थी, प्रेशर की वैल्यू थी, जो पी आई माइनस पी नॉट था, वो कितना था? 2s ओवर आर। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4s ओवर आर आ जाएगा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर है। ठीक है, वर्क डन दोनों का ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, और फाइनली आपके पास चला जाता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल इन अ लिक्विड। आपने क्या किया? एयर बबल है, उसको लिक्विड सराउंड कर रहा है हर जगह से, तो वहां पे जो प्रेशर की वैल्यू आती है वो आती है 2s ओवर आर। एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 2s ओवर आर। ये रिजल्ट आपने डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको आने चाहिए, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो क्या है आपके? देखिए पहला कंक्लूजन क्या है कि when a air bubble when an air bubble, देखिए इस चीज को ध्यान से रखिएगा कि जब कोई एयर बबल है जिसका रेडियस कितना है? ऑफ रेडियस आर मान लेते हैं, इज एट डेप्थ डी। वो कितनी डेप्थ पे है? डी डेप्थ पे है, बिलो द सरफेस ऑफ डी, डी एच ले लेते हैं, इज एट डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ऑफ अ लिक्विड of density rho and surface tension S and surface tension S। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा, देन जो आपका एक्सेस प्रेशर होगा P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट, वो कितना हो जाएगा? 2s ओवर आर प्लस एच रो जी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें एच रो जी ऐड हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इफ R1, हम मान के चल रहे हैं इफ R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ कर्व्ड surfaces, आर द रेडियाई ऑफ द कर्व्ड surfaces या कर्व्ड कर्वेचेस, कर्व्ड लिक्विड सर्फेसेस की बात कर रहे हैं, एंड कर्वेचर इज इन सेम डायरेक्शन। उसका कर्वेचर जो है वो किसमें है? सेम डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास R1 एंड R2 क्या है? आपके पास लिक्विड सर्फेसेस के जो कर्व सर्फेसेस हैं उसका रेडियस आपका गिवन है, और जो कर्वेचर अगर उनका दोनों का सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों का कर्वेचर जो है सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा इन दैट केस? देन
जो एक्सेस प्रेशर होगा वो निकल के आएगा P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एस ऑफ 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये बेसिक बेसिक रिजल्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास देखने को निकलता है वो क्या निकलता है कि फॉर अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, फॉर अ सिंगल spherical surface, अगर हम बात करते हैं such as a liquid drop or a air bubble, such as a liquid drop slash air bubble, ठीक है, अगर आपका कुछ इस तरह का होगा तो जो आपका एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट आता है वो कितना आता है 2s/r आता है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपके पास टू सरफेसेस वाला होगा, फॉर टू फ्री सरफेसेस, अगर हम दो फ्री सरफेसेस की बात कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4s/r, यहाँ पहले निकाल चुके हैं। क्लियर होगी बात इतनी की। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है पांचवा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस होगा, फॉर अ सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस, अगर आपका सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस होगा तो R1 की वैल्यू R होगी, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो उस केस में जो आपका एक्सेस प्रेशर निकल के आएगा P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू S/R आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आपको कुछ समझ आ गया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि डिटर्जेंट कैसे काम करता है। आप नो डाउट आप केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ते हो, बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से चीजें कैसे काम करती हैं वो हमें समझाता है कौन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई लिक्विड जो है किसी सरफेस के ऊपर गिरता है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, या तो वो उसके ऊपर फैल जाएगा या ड्रॉप बना के बैठ जाएगा, दो ही चीजें होती हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का रोल क्या है वो आपको ये बताता है कि किस तरह से वो चीजें काम करती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई लिक्विड है अगर वो किसी सरफेस के ऊपर गिरता है तो उसके पास दो चॉइसेस होती है, या तो वो फैल जाए या वो ड्रॉप बना ले। तो हम दोनों को स्टडी करते हैं, एज्यूमिंग एक में उसने क्या किया, ड्रॉप बनाई, और एक में क्या किया, वो फैल गया, एक में वो क्या किया, वो फैल गया। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब पहली बात यह है कि इसमें मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। तो याद रखिएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस, ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये बेसिकली एक एंगल होता है किसके बीच में, बिटवीन टेंजेंट्स, किसके टेंजेंट्स, टेंजेंट्स टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, at the point of contact and solid surface inside the liquid, solid surface inside the liquid, word important है inside the liquid, याद रखिएगा इस बात को, बाहर वाले के सॉलिड सरफेस के साथ नहीं बनाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट्स हैं लिक्विड सरफेस के और जो सॉलिड सरफेस है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप उसके साथ बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसमें स्टडी करें तो टेंजेंट क्या होगा इसका, ये वाला, और ये होगा एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये, क्योंकि सॉलिड सरफेस के साथ आप ये बना रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल क्या होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो एंगल होगा ये अंदर वाला, ये होगा आपका थीटा, यहाँ पे ये होगा आपका थीटा। क्लियर होगी बात, और इसके टेंजेंट्स के साथ ये रहा इस तरह से। तो ये क्या, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर, सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर, अगेन surface tension of solid air, surface tension of solid liquid, surface tension of SL। ठीक है, ये हैं आपके मैं आपको बता देता हूँ, ये SLSA या फिर SLA जो है ये बेसिकली क्या है, सरफेस टेंशन है। SLA का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन का जो सरफेस है वो किसके बीच में है, लिक्विड और एयर का इंटरफेस।
SSA मतलब सॉलिड और एयर का इंटरफेस, SSL का मतलब क्या है, सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस। ये बात आपके लिए क्लियर होगी, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, अब देखिए ध्यान से, आप समझिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का कितना मेजर रोल होता है, अब आपको इस बात को समझिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं SLA को, रिजॉल्विंग SLA इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मैंने क्या किया, SLA को रिजॉल्व कर दिया, अपने कंपोनेंट से मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो हम ये देख पाते हैं कि जो SSLA cos थीटा है, SSLA cos थीटा है, वो एक्ट कर रहा है अलोंग, एक्ट्स अलोंग सॉलिड सरफेस, और जो आपका SSLA sin थीटा होगा वो एक्ट कर रहा है अलोंग, नॉट अलोंग बट परपेंडिकुलर, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सॉलिड सरफेस। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, अब आपको ये समझना है, क्योंकि ये सारा का सारा लिक्विड जो है वो रेस्ट पे है, तो देयरफॉर द मॉलिक्यूल इन अ रीजन, ठीक है, अभी सारा का सारा लिक्विड जो है रेस्ट पे है, इसका मतलब जो है कि वो रीजन जो मॉलिक्यूल का कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, इंटरफेसेस के साथ, वो इक्विलिब्रियम में ऑब्वियसली मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि पूरा सरफेस जो है किसमें, इंटरफेस जो किसमें, इक्विलिब्रियम में है, तभी तो मूव नहीं कर रहा ना। तो देयरफॉर जो मॉलिक्यूल है आपका पॉइंट ओ पे, जो मॉलिक्यूल है आपका पॉइंट ओ पे, अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर उसे इक्विलिब्रियम में रहना, तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा SSL प्लस SLA cos थीटा। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, किसके बराबर होना चाहिए, SSA के बराबर होना चाहिए, क्योंकि SSL cos थीटा इसके बराबर ऐड कर रहा है ना, SLA cos थीटा इधर को ऐड कर रहा है, यहाँ पे भी SSL cos थीटा इधर को ऐड कर, दोनों ऐड हो रही है, तो उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, SSA, सरफेस उसका इंटरफेस। तो यहां से जो आपके पास cos थीटा की वैल्यू निकल के आती है, वो कितनी निकल के आती है, SSA माइनस SL ओवर SLA। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी, किस तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और क्यों निकल के आती है। ठीक है, अब आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा जो होती है वो होती है 1। ठीक है, मगर इन केसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, cos थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो यानी कि आपके पास जो चीज निकल के आती है वो निकल के आती है SSA ओवर SSL ओवर SLA शुड बी लेस देन 1। और अब ध्यान से देखिएगा, SSA माइनस SSL शुड बी लेस देन SLA, और इसी चीज को आप लिख सकते हो एज SSA शुड बी लेस देन SLA प्लस SSL। ये डिफरेंस आपको पता है, आई होप आपको क्लियर आ चुके होंगे। इंटरफेसेस की बात होती है, ये एंगल की बात हो रही है। अगर आपको ये चीज पता है तो ये बाकी चीजें आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब समझिएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट का रोल क्या है। अब आपको समझना है एंगल ऑफ कांटेक्ट का रोल क्या है, अब आप उसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, ये तो पहली बात तो ये है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये क्या है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इनफैक्ट वो तीनों ही क्या है, एक कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन द सरफेस, सॉलिड सरफेस पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे केसेस पे स्टडी करते हैं, केस 1 पे बात करते हैं। केस 1 की बात करते हैं। देखिए ना, अब पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये लेस देन 1 क्यों लिया। वो लेस देन 1 भाई मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन आपकी तभी सेटिस्फाई होगी जब ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो बस फिर अपने इसको सेटिस्फाई करते हैं, क्वेश्चन को निकाल दिया। ठीक है, आप देखिए केस 1 पे आते हैं। केस 1 क्या है कि जब आपका SSA is less than SSL plus SLA, जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका इक्विलिब्रियम जो है सरफेस के ऊपर वो क्या होगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इक्विलिब्रियम आपका वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ अगर वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब वहां पे ये है, दिस इंप्लाइज कि वहां पे क्या है कि एस एस एल जो है, एस एस एल जो है वो ग्रेटर देन एस एल ए है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या है, ऑब्ट्यूस है, यानी कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। आई होप ये बात क्लियर होगी आपकी। ठीक है ना, क्यों देखिए ना, आपको एक बात समझनी है, एस एस ए अगर इक्विलिब्रियम में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कब हो रही है, ये तभी सेटिस्फाई हो रही है कि जब एस एस एल, क्योंकि एस एस एल जो है उससे बड़ा है, ठीक है, थीटा की वैल्यू जो कि 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब आपका एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है, वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, इस बात का मतलब ये है कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस क्या है, वो ज्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन, समझ पा रहे हैं बात को, cohesive forces are greater than adhesive forces. Cohesive forces between liquid drops, between liquid drops जो है वो ज्यादा ही टेम्परेचर, between solid and liquid, solid and liquid। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो साथ में रहना पसंद कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, जब आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसा लिक्विड गिरता है जिसमें क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वो लिक्विड आपको गीला नहीं करेगा, वो लिक्विड आपको गीला नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वैक्स होता है, मरकरी होता है, मरकरी ऑन द ग्लास सरफेस, इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। समझ के बात को, इसको समझने का एक तरीका और है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस को बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा है तो कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर अफोर्ड नहीं करता, वो उसका मन नहीं करता एनर्जी लगाने का, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है, इस वजह से वो लिक्विड आपको गीला नहीं करेगा। बट वहीं पे अगर हम केस 2 पे चले, अगर हम चलते हैं केस 2 पे, जहां पे क्या है, आपका जो एस एस ए है वो ग्रेटर देन है किससे, एस एस एल प्लस एस एल ए से। अगर आपके पास कंडीशन ये आपके पास निकल के आ रही है, तो ये इसका मतलब ये है कि आप यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अगर यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि एस एस एल जो है वो लेस देन है एस एल ए से। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है वो लेस देन है 90 डिग्री से। इस बात का मतलब क्या है कि आपका जो एंगल बन रहा है एक्यूट बन रहा है, आप डील कर रहे हो एक्यूट एंगल के साथ। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो एडहेसिव फोर्सेस है बिटवीन, किसके बीच में होती है एडहेसिव फोर्सेस, बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्सेस। इस बात का मतलब ये है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो अपने साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे, वो किसी पार्टनर के साथ रहना पसंद करेंगे। ठीक है, इस बात का मतलब ये भी है कि जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है उसको बनाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो इसलिए क्या होगा कि कोई अगर ऐसा लिक्विड आपके ऊपर ऐसा गिरता है जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम बनता है, तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्योंकि कम है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बनाने के लिए, तो वो लिक्विड आपको गीला कर देगा, वो लिक्विड आपको गीला कर देगा। समझ के बात को, तो वो चीजें जैसे आप सोप डिटर्जेंट में डालते हो, वो काम कब करेगा, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम बना है, वो फाइबर के अंदर जाके उसको क्लीन करता है, तब वो हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज इसको वापस रिप्ले करके देखिए एंड आपको तब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात समझनी पड़ेगी, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है डिपेंड्स ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट, दूसरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम which exists between free surface and liquid, which exists between free surface and liquid। ठीक है, तीसरी चीज ये होता है इंडिपेंडेंट,
किस चीज के इंडिपेंडेंट होता है? ऑफ द इंक्लाइनेशन, क्योंकि कहीं पे भी आपने इंक्लाइनेशन को डील नहीं किया, आपको ये नहीं पता टेढ़ा गिरा है या सीधा गिरा है। इंक्लाइनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस वो सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके? जो सॉलिड लिक्विड के बीच में और जो सॉलिड सरफेस के बीच में एंगल बन रहा है उसके बीच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है ना, तो ये बेसिक कंडीशंस थी, इसको आपने समझ लेना। यहां से आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब आते हो आप फाइनली, इसमें मैं आपको एक और चीज भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। इफ सरफेस टेंशन ये है ग्रेटर देन है एस एल ए से, जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यानी कि आपको वेट नहीं करेगा, वेटनेस आपके उसमें नहीं आएगी, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ये बाकी चीजें आप कर सकते हो। और अगर एस एस एल इज लेस देन एस एल ए तो थीटा लेस देन 90 डिग्री बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, और अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपको वेट कर देगा। ठीक है, तो आपकी मतलब जैसे कपड़ों पे अगर वो गिरता है तो आपके उस कंडीशन में क्या होगा, वो कपड़े गीले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलरी एक्शंस को स्टडी करेंगे, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कैपिलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वो फिनोमेना जिसकी वजह से लिक्विड जो होता है राइज करता है या फॉल करता है इन अ ट्यूब। ट्यूब के अंदर क्या है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज एंड फॉल जो होता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, जिस फिनोमेनन की वजह से होता है, उसको आप क्या बोलते हो? कैपिलरी बोल देते हो, कैपिलरी एक्शन बोल देते हो। और इसके अंदर प्लीज एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा, जैसे आप ऑयल राइजेस जो होता है नैरो स्पेसेस में कर जाता है, थिक विक में कर जाता है, सब चीजें वहां से हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपके पास राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। इसको आप बोलते हो एसिड फॉर्मूला, ASCENT, एसिड फॉर्मूला। एसिड फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, एसिड फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो कितनी हाइट पे वो जाके जा रहा है, कितनी हाइट पे वो जा रहा है। मतलब मैंने क्या किया, एक लिक्विड लिया, उसके अंदर एक ट्यूब डाली, फिर मैं देखूंगा कि वो कितनी हाइट तक जा रहा है, वो कितनी हाइट तक जा रहा है। तो वो वैल्यू आपके पास निकल के आती है H इज इक्वल टू 2S ओवर आर रो जी। H इज इक्वल टू 2S ओवर आर रो जी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मुझे आर की वैल्यू पता है तो अब वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आर की वैल्यू आती है वो निकल के आती है आपके पास आर ओवर कॉस थीटा। तो यानी कि जो आपके पास एच की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 2s कॉस थीटा, 2s कॉस थीटा ओवर आर रो जी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आर और क्या चीजें होती है। ठीक है, इसमें जो कैपिटल आर होता है वो होता है आपका रेडियस ऑफ मिनिस्कस, रेडियस ऑफ लिक्विड मिनिस्कस। सब कुछ समझाऊंगा, मैंने आपको से पहले फॉर्मूला लिख के दे दिया आपको। ठीक है, और आर जो होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब होता है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब होता है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, तो अब समझते हैं वो क्या रहा है। ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने एक लिक्विड को डाला, ठीक है, और आपने उसके अंदर एक ट्यूब को अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, इस ट्यूब का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। इस ट्यूब का रेडियस क्या है, ट्यूब का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, पानी ऊपर को जाएगा। जब पानी ऊपर को जाएगा या कोई भी लिक्विड जो होगा ऊपर की तरफ को जाएगा तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह की शेप को ले लेगा, इस तरह की शेप को ले लेगा। यहाँ पे पानी भरा हुआ होगा इसके अंदर। ठीक है, इसको ये है हाइट h, जो कितनी हाइट पे वो राइज कर रहा है। ठीक है, जब ये जिस हाइट पे राइज कर रहा है ना, अब ये जो मिनिस्कस, इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस। ये जो चीज है आपके, इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस। ठीक है, इसको हम बाहर बना लेते हैं। इस मिनिस्कस को अगर हम स्टडी करें तो इस मिनिस्कस का जो अब रेडियस लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं कैपिटल आर। ठीक है, ये अब थीटा ले लेंगे और इसका रेडियस हम लेके चल रहे हैं आर, तो ये जो एच की वैल्यू निकल के आती है 2s cos थीटा ओवर आर रो जी। आर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पे समझनी पड़ेगी, क्या कि कब आपका जो कब मिनिस्कस बनेगा, वो कब आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरह का बनेगा या कब आपका मिनिस्कस जो होगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इस तरह का जो मिनिस्कस है जिसको आप क्या बोलते हो,
कनकेव अपवर्ड्स, ये जो मेनिस्कस है ये होता है आपका कनकेव अपवर्ड्स। ये मेनिस्कस आपका तब बनता है कि जब आपने क्या किया है, आपने ट्यूब जो है, कैपिलरी ट्यूब जो है, आपने उसको उस लिक्विड में डाला है जो उसको साइड से वेट कर दे रहा है, साइड्स आर वेट, जो उसकी साइड्स को वेट कर देगा, तब आपके पास बनेगा कनकेव अपवर्ड्स, तब आपके पास बनेगा कनकेव अपवर्ड्स वाला। आपका मेनिस्कस इस शेप में कब बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, कन्वेक्स अपवर्ड्स। जब आपने कैपिलरी ट्यूब को, जब आपने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब को किसी ऐसे लिक्विड में डाला जो उसकी साइड्स को वेट नहीं कर रहा है, साइड्स आर नॉट वेट, यानी कि जब उसका कांटेक्ट में आ रहा है उसका चिपक नहीं रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका एसिड फॉर्मूला हो जाता है वो डिसेंट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, डिसेंट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका एसिड फॉर्मूला था, वो आपका डिसेंट फॉर्मूला बन जाता है। आई होप ये बात आपके लिए दिमाग में फिट रहेगी, क्योंकि देयर आर चांसेस कि वो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए पूछ ले, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अगर आपकी ट्यूब जो है वो इनसफिशिएंट लेंथ की है, ठीक है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, देखिए ये ऑप्शंस क्या बनेगी, अगर आपने इनसफिशिएंट लेंथ की डाली तो ऑप्शंस आपके पास ये बनेगी कि वो पानी है या जो लिक्विड है वो क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन बनेगी कि ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, द वाटर या फिर जो भी आपका लिक्विड है, लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आप उसमें इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब डालते हो तो जो उसका मेनिस्कस बनता है, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, दैट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज कर जाता है, मगर लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एच आर इज इक्वल टू, देखिए अब आपके पास ऊपर फॉर्मूला क्या था, एच आर इज इक्वल टू 2s ओवर रो जी, यही फॉर्मूला था आपके पास। अब होता है क्या है, ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, तो एच आर क्या है, उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, एच आर को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर एच कम है तो यानी कि आर इंक्रीज कर जाएगा, इस वजह से जो होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाता है, मगर लिक्विड जो होता है ओवरफ्लो नहीं करता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और फाइनली आप एक ज्यादा एक चीज और भी याद कर लीजिए सरफेस टेंशन से रिलेटेड, कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये जो सरफेस टेंशन का डिक्रीज है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एस टी इज इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है। अल्फा एज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज वो क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, अफेक्ट द सरफेस टेंशन को, अफेक्ट्स द सरफेस टेंशन। पेपर में पूछा जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज हैव नो इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन, नहीं, सरफेस टेंशन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जब मैं NaCl प्लस वाटर करता हूं तब सरफेस टेंशन क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी,
ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं फिनॉल प्लस वाटर डालता हूँ तो सरफेस टेंशन क्या करेगी, डिक्रीजेस। ये चीज आपने उसमें पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में, ठीक है। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी। एंड एक एडिशनल टॉपिक हम कर लेते हैं, इसका सिर्फ आपको रिजल्ट याद करना है कि रेडियस ऑफ न्यू ड्रॉप, रेडियस ऑफ न्यू ड्रॉप, या रादर वी शुड से दैट रेडियस ऑफ न्यू बबल व्हेन टू बबल्स कोएलेस, जब दो बबल्स जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो नया बबल बनता है उसका रेडियस क्या होता है, इसका सीधा हमें रिजल्ट याद करना है। उसका रेडियस जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1² प्लस R2², ठीक है। और एक फाइनल रिजल्ट इसमें है आपके पास, फाइनल रिजल्ट ये है कब, कि रेडियस ऑफ इंटरफेस क्या होगा, रेडियस ऑफ इंटरफेस जब वो जुड़े नहीं, मतलब वो सिर्फ कांटेक्ट में है मगर एक दूसरे में जुड़े नहीं है, इंटरफेस व्हेन टू soap bubbles of different radii are in contact। जब आपके पास ये सिचुएशन है तब क्या होगा, तब आपका रेडियस की रेशियो क्या हो जाएगी, R1 R2 ओवर R2 माइनस R1, एज्यूमिंग R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये आपका मैक्सिमम सिलेबस जो होता है आज कवर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, चांसेस मुझे लगता है कम है क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी था एंड इट वाज अ वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर, ठीक है। बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को किस तरह से कवर करना है, आपको उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। एक बार आप इसको चैप्टर को ढंग से सुन लेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे, तो आपको अपने आप इस चैप्टर पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना मैंने करवा दिया ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ करवा दिया है, इस थियरी के बाहर तो कुछ आएगा नहीं। फॉर्मूला क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन हम और करेंगे बट आई पर्सनली फील लाइक कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। सो इसी चीज़ के साथ मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मेक श्योर अच्छे से पढ़िए, कुछ डाउट्स होंगे तो बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड इसी चीज़ के साथ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड मेक श्योर यू सपोर्ट माई वर्क। उसके लिए मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।